हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन कोर्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको फटाफट से पूरा AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स वो रिवाइज करवा दूंगा। और AS13 सबसे पहले ये बताता है कि इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या। तो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में हर वो असेट जो सिर्फ इसलिए रखी हुई है कि उससे हमें इनकम अर्न होगी, तो वो इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमने शेयर्स इसलिए खरीदे हमें डिविडेंड मिलेगा, हमने डिबेंचर या बॉन्ड इसलिए खरीदे, बैंक में एफडी इसलिए करवाई कि इंटरेस्ट मिलेगा, तो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, एफडी ये इन्वेस्टमेंट है। और हमने लैंड खरीदा या लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास है और हमारा उद्देश्य उसे यूज करना नहीं है, हमारा उद्देश्य कि यार इससे इनकम कमाएंगे, रेंटल जनरेट होगा, तो वो लैंड हो या लैंड एंड बिल्डिंग हो, वो भी इन्वेस्टमेंट है। और ये बात भी ध्यान रखें, इनकम इंटरेस्ट की हो सकती थी, डिविडेंड की हो सकती है, रेंट रॉयल्टी के नाम से हो सकती है। और एक और नाम है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब हमने शेयर खरीदे, डिबेंचर खरीदे, बिल्डिंग खरीदी 10 लाख के, और हमने सोचा कि यार ये 10 का 15 हो जाएगा, इसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी, तो एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंट नहीं मिल रहा, लेकिन कैपिटल भी बढ़ रही है, एप्रिसिएशन भी हो रहा है वैल्यू में, तो भी वो इन्वेस्टमेंट है। अब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैंने बोला लैंड और लैंड बिल्डिंग, तो कईयों के दिमाग में आया कि सर ये तो फिक्स्ड एसेट है, ये तो पीपीई है, AS10 लगना चाहिए। तो ध्यान से समझें, लैंड और बिल्डिंग के अलावा बाकी जितनी भी टेंजिबल आइटम्स थी, फर्नीचर, मशीनरी, फिक्सचर्स, प्लांट जो भी हैं, वो सब यूज करने के लिए हैं तो भी पीपीई हैं, और उनसे रेंटल जनरेट करने के लिए, इनकम अर्न करने के लिए तो भी वो पीपीई हैं, उस पे AS10 ही लगेगा। लेकिन लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग का एक्सेप्शन है। लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग अगर यूज करने के लिए है तो पीपीई है, AS10 लगेगा। लेकिन वो इनकम अर्न करने के लिए है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, तो फिर उस केस में वो इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। उसको एक सेपरेट नाम दिया है AS13 में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट इन लैंड और लैंड एंड बिल्डिंग इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो इन्वेस्टमेंट है, वो पीपीई नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन उसकी अकाउंटिंग AS13 में भी यही लिखी हुई है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग AS13 में लिखा है कि वो AS10 के हिसाब से, जो AS10 में कॉस्ट मॉडल था, असेट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे आती थी, वैसे ही होगी। पर फिर भी आप उसे पीपीई नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखें। एक और दिमाग में बात आती है कि सर स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होता है, वो भी करंट असेट है, और उससे भी सेल होगी तो इनकम जनरेट होगी, वो भी तो इनकम कमाने के लिए रखा गया है, तो उस पर भी सेपरेट AS है, AS2 है। AS2 जो है वो इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करता है, तो इन्वेंट्री है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। और यहां पर एक बात और दिमाग में आ सकती है, हर वो चीज जो बेचने के लिए है वो इन्वेंट्री है ना। तो शेयर, डिबेंचर, किसी का शेयर खरीदने बेचने का भी काम हो सकता है, तो शेयर डिबेंचर खरीदने बेचने का भी काम है, तो वो है तो इन्वेंट्री, पर उस पर AS2 में पढ़ा है कि AS2 ऐसे शेयर डिबेंचर पर अप्लाई नहीं होता। आप इन्वेंट्री पर अप्लाई होता है, पर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा जो सिक्योरिटीज होती हैं, आपका यही खरीदने बेचने का बिजनेस है, तो वैसे देखा जाए तो वो आपके लिए स्टॉक ही है, लेकिन उसकी अकाउंटिंग पर AS2 अप्लाई नहीं होता है। अगर शेयर, डिबेंचर एज ए स्टॉक भी आपके पास रखा है, तो उसकी अकाउंटिंग AS2 से नहीं होगी, और AS13 भी उस पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि तो इन्वेस्टमेंट पर होता है, इन्वेंट्री पे थोड़ी होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली जो ब्रोकर लोग होते हैं, वो शेयर, डिबेंचर एज ए स्टॉक भी अपने पास रखते हैं, तो वो AS13 में जो लिखा है कॉस्ट और फेयर वैल्यू, अभी हम पढ़ेंगे, विच एवर इज लोअर, वैसे ही वैल्यू होता है। खैर, तो AS13 में इन्वेस्टमेंट का मतलब बताया। अब इन्वेस्टमेंट हर बैलेंस शीट डेट पर ऑडिटर को ये देखना पड़ता है। इनिशियली कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है ना, वो दो तरीके की बात अभी हम कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, करंट और लॉन्ग टर्म। वैसे 3 तरीके के होते हैं, करंट, लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पर अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को भूल जाओ, वो लैंड और बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसकी बात हो गई है। अब इन्वेस्टमेंट 2 तरह के होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो करंट नहीं है, तो उसकी कोई और डेफिनेशन नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन दिमाग में फिट करनी पड़ेगी, और जनरली लोगों का सोचना होता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम बेचने के लिए रखें वो करंट है। नो, जो बेचने के लिए रखे हैं एंड विच आर रेडिली रियलाइजेबल, मतलब एज एन ऑडिटर आपको हर बैलेंस शीट डेट पर मैनेजमेंट से पूछना है कि भैया ये इन्वेस्टमेंट है, बोले हाँ है, बोले ये क्यों है, बोले बेचने के लिए, तो आपको चेक भी करना पड़ेगा कि वो उसका एक्टिव मार्केट है, वो उस दिन बिक भी सकते हैं, उससे पैसा रियलाइज हो जाएगा। यस, दोनों कंडीशन पूरी होगी तो ही वो करंट इन्वेस्टमेंट है। अगर एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में आ जाएंगे। हर बैलेंस शीट डेट पर आपको ये चेक करना है, क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट है तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आएंगे, और अगर लॉन्ग टर्म है तो वो नॉन करंट में आएंगे। ठीक है, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, इन्वेस्टमेंट्स आर ऑफ 3 कैटेगरी, करंट, लॉन्ग टर्म एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो तो एक तरीके से उसकी अकाउंटिंग तो AS10 के हिसाब से ही होगी, तो AS13 केवल करंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करेगा। और AS13 कहता है कि इन्वेस्टमेंट करंट हो या लॉन्ग टर्म, इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होगा। इन्वेस्टमेंट किस पे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, ध्यान से समझे। और चाहे करंट हो या लॉन्ग टर्म, लेकिन हर बैलेंस शीट डेट पर अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो आपको इन्वेस्टमेंट की फेयर मार्केट वैल्यू भी देखनी पड़ेगी, और कॉस्ट और फेयर वैल्यू में से जो भी कम होगा आपको उस पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और अगर विच एवर इज लोअर, इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू अगर कम है, मार्केट वैल्यू अगर कम है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी और जो लॉस होगा वो P&L में जाएगा। विच एवर इज हायर तो लेना ही नहीं है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर आएगा? वो आएगा कॉस्ट पे। इनिशियली रिकॉर्ड भी कॉस्ट पे होगा, बैलेंस शीट में भी वो हमेशा कॉस्ट पे ही आएगा। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये करंट इन्वेस्टमेंट के लिए था, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में भी एक एक्सेप्शनल केस है, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होते हुए भी बैलेंस शीट में कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे आ जाएंगे। और वो है, क्वेश्चन को देख के समझना पड़ता है। क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि करंट इन्वेस्टमेंट 100 रुपए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थे 100 रुपए के थे, बैलेंस शीट डेट पर उसकी वैल्यू 82 रुपीज हो गई, है ना। तो ये तो विचेवर इज लोअर पे लेना ही नहीं, कॉस्ट पे लेना था। लेकिन 82 रुपीज क्यों हुई, उसके लिए कुछ सिचुएशन दे रखी है, और उस सिचुएशन से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें जो डिक्लाइन हुआ है 18 रुपए का, ये परमानेंट नेचर का है, अदर देन टेम्पररी है, परमानेंट नेचर का है ये लॉन्ग। तो फिर आपको 82 रुपीज पे उस इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा, तो 18 रुपए जो लॉस होगा वो P&L में जाएगा। तो करंट इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे ही आएंगे बैलेंस शीट में। हर बैलेंस शीट डेट पर आपको कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर को कंपेयर करना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म के केस में इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट पे आएंगे बैलेंस शीट में, लेकिन अगर टेम्पररी डिक्लाइन है, अदर देन टेम्पररी है, मतलब परमानेंट डिक्लाइन है, तो वो भी कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे आएंगे। ठीक है, तो 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 90 हो गई है तो 90 पे आएगा। लेकिन अगले साल अगर वो 92 हो गया, सुनना यहां पे ध्यान से, तो हर डेट पर कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर देखना है। तो 90 से 92 हो गया अगले साल, ठीक है। तो ये नहीं कि 90 और 92 को कंपेयर नहीं करना है, कॉस्ट तो 100 ही रुपए थी और आज फेयर वैल्यू 92 हो गई, तो 2 रुपए बढ़ गई है, तो अब 90 से 92 पे लाना है इसको। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2 रुपीज टू P&L बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि हर बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू को बुक वैल्यू से कंपेयर नहीं करना है, आपको कॉस्ट से कंपेयर करना है। तो बुक वैल्यू क्या होगी, कैरिंग अमाउंट क्या होगा, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो ये बात हो गई। तो इन्वेस्टमेंट एज पर AS13, इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो हमने देखा, इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन देखा, और ये रीक्लासिफिकेशन भी यहीं पर बेसिकली आप समझ लीजिए कि एक बैलेंस शीट डेट पर कोई इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगले साल मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं हम इसको बेचेंगे नहीं, हम इसको रखेंगे लॉन्ग टर्म, तो वो लॉन्ग टर्म के रूप में दिखाना पड़ेगा आपको। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इस बैलेंस शीट डेट पर, और अगली बैलेंस शीट डेट पर मैनेजमेंट ये कहता है कि नहीं साहब हमने जो है अब इसको डिसाइड कर लिया कि इसको फटाफट बेचने वाले, जल्दी बेचा नहीं, बेचने पर्पस देखेंगे, तो मैनेजमेंट कह रहा है भाई बेचेंगे, तो लॉन्ग टर्म से करंट में भी आ सकता है। तो ये रिक्लासिफिकेशन है, इसकी अकाउंटिंग लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। फिर इन्वेस्टमेंट इनिशियली किस पे रिकॉर्ड होगा, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट क्या होती है भाई, सीधी सीधी बात यह है, देखिए कॉस्ट क्या होती है। तो कॉस्ट को लेकर कुछ स्पेशल बातें वो जरा ध्यान से सुन लें फटाफट से। जो भी उसकी एक्विजिशन प्राइस है वो उसकी कॉस्ट है, उसको लाने में जो भी खर्चा लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज एक्सेट्रा, सब उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। ठीक है, अब किसी कंपनी ने मान लीजिए कोई शेयर डिबेंचर खरीदे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और उसके बदले पैसा दिया तो टू बैंक। लेकिन पैसा देने के बजाय कोई अपने शेयर ही इशू कर दिए, मान लो एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट खरीदे और शेयर इशू कर दिए, वो शेयर 10 रुपए का था और उसकी मार्केट वैल्यू 18 रुपए है, तो वो एस कहता है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट आप खरीदते हो और उसके बदले में कंपनी अपनी सिक्योरिटी इशू कर देती है, तो जो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा वो सिक्योरिटी की फेयर वैल्यू पे होगा। यानी मान लीजिए सिक्योरिटी जो शेयर इशू हुआ उसकी वैल्यू 18 रुपए है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18 टू शेयर कैपिटल 10 और टू प्रीमियम 8 रुपए आएगा। ठीक है, और ऐसे ही मान लीजिए इन्वेस्टमेंट आप खरीद रहे हैं और बदले में मशीनरी दे रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं, कोई और एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं, इन्वेंट्री दे रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, आने वाली एसेट डेबिट,
जाने वाली एसेट क्रेडिट। जाने वाली एसेट हमेशा उसकी बुक वैल्यू पे क्रेडिट होगी। वो मुद्दा ये कि इन्वेस्टमेंट यानी आने वाली एसेट कितने पे डेबिट होगी, तो उसके लिए लिखा है ऐसे केस में आपको जाने वाली एसेट की भी फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी, आने वाली एसेट की भी फेयर वैल्यू देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में दी होती है, कोई एक दी हो तो बात अलग है, दोनों दी हो तो दोनों में से जो भी ज्यादा, दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा सही है, दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा सही आपको लगती है, आपको वो वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट को डेबिट करना है। तो एंट्री वही होगी, जाने वाली एसेट क्रेडिट हो जाएगी, जाने वाली एसेट क्रेडिट हो जाएगी से मशीनरी, आने वाले इन्वेस्टमेंट शेयर डिबेंचर डेबिट हो जाएंगे, ठीक ना। मशीनरी क्रेडिट किस पे होगी, बुक वैल्यू पर। आने वाली एसेट जो डेबिट होगी वो डेबिट होगी असेट गिवन अप और असेट एक्वायर्ड, विच एवर, जिसकी भी फेयर वैल्यू ज्यादा सही है। और डिफरेंस या तो कैश से लेन देन होगा या पीएनएल में चला जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। भाई जाने वाली एसेट 60 की है, ठीक है ना, और उसकी फेयर वैल्यू मान लीजिए 70 है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 70 टू मशीनरी 60, तो 10 रुपए का या तो टू कैश देना पड़ेगा 10,000 या पीएनएल में जाएगा। तो एग्जांपल को विजुलाइज करें आप और समझिए। तो एस कहता है कि भैया असेट की कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, और ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन था, आपने असेट के बदले पैसा दे देते तो कॉस्ट निकल जाती, या शेयर इशू कर रहे हो या मशीनरी दे रहे हो, और फिर आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, तो आपके पास अधिकार होता है कि आप और शेयर ले सकते हो सस्ते में आम पब्लिक के, तो उन्हें राइट शेयर्स कहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास अधिकार था कि आप 10,000 शेयर ले सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे 10,000 शेयर आप ही ले लो। आप ये भी कर सकते हो कि आप कुछ भी ना लो, किसी और को अधिकार दे दो, राइट भेज दो, अपना अधिकार भेज दो, है ना। और ये भी हो सकता है कि 10,000 शेयर खरीदने का आपके पास राइट था, आपने 8,000 शेयर खुद खरीदे और 2,000 का अधिकार किसी और को दे दिया। तो अभी राइट अलग, राइट यानी अधिकार, और उस राइट का उपयोग करके जो शेयर आप लाते हो उन्हें कहते हैं राइट शेयर। तो राइट शेयर की कॉस्ट क्या होती है, जो भी आप प्राइस पे करोगे मार्केट में, वो कंपनी मान लीजिए शेयर 25 रुपए में इशू कर रही है, आपके लिए प्राइस 19 रुपीज है, तो आपको 19 रुपीज देने पड़ेंगे, तो राइट शेयर की कॉस्ट 19 रुपीज होगी। बोनस शेयर इशू मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट 0 होती है हमेशा, ठीक है, हो गई बात। और अब इस बात को समझिए कि कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर राइट शेयर और बोनस शेयर पे डिविडेंड मिलता है क्या? अरे भाई वो भी इक्विटी शेयर ही है, उस पर भी डिविडेंड आपको बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बशर्त है कि जो जिस दिन वो शेयर इशू है उसके बाद वाले पीरियड में जब डिविडेंड आएगा तो उनको मिलेगा। उसके जिस दिन कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए थे, राइट शेयर दिए, उसके पहले की अवधि का कोई डिविडेंड है तो वो उन शेयर्स पे नहीं मिलेगा, वो लॉजिकल बात है। अब बात आती है, ध्यान दीजिए कि डिविडेंड में भी दो बातें हैं। डिविडेंड जैसे शेयर के लिए बोल रहा हूं मैं आपसे कि मान लीजिए आज मेरे पास शेयर हैं किसी कंपनी के, तो आज शेयर है मेरे पास, तो मैं शेयर होल्डर यहां पर हूं, मुझे डिविडेंड मिलता है, तो नॉर्मली बोलते हैं डिविडेंड इनकम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड, डिविडेंड टू पीएनएल, डिविडेंड मेरी इनकम है, पीएनएल में चली जाएगी। लेकिन क्या होता है, देखिए ध्यान समझे, आज मेरे पास मान लीजिए 25,000 शेयर्स हैं आज, ठीक है, लेकिन इसमें से 20,000 के शेयर तो मेरे पास ईयर स्टार्टिंग पे ही थे, 20,000 शेयर्स तो, और 5,000 शेयर्स मैंने बाद में खरीदे हैं। मान लीजिए ये 31 मार्च 2022 की डेट है, ईयर एंडिंग की, है ना, ये 1 अप्रैल 2021 को मेरा साल शुरू हुआ सपोज, है ना, और ये 21-22 में मैंने ये शेयर्स बाजार से खरीदे। अब मुझे 31 मार्च 2022 वाले दिन डिविडेंड मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो डिविडेंड मुझे पूरे 25,000 शेयर पे मिलेगा, क्योंकि ये शेयर भी मैंने खरीद ली। सुनिए, लेकिन ये 21-22 है, मान लो कंपनी से जो डिविडेंड मुझे अभी मिल रहा है, अभी इस डेट पर, वो मिल रहा है 2021 का, मतलब पिछले साल का डिविडेंड इस साल मिल रहा है। तो भाई कंपनी तो उसी को डिविडेंड देगी, आज डिविडेंड दे रही है, किसी भी साल का दे रही है, आज डिविडेंड मुझे मिल रहा है, तो आज मेरे पास जितने शेयर है उतने का डिविडेंड मुझे मिल जाएगा, यही नियम है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे इन 5,000 शेयर पे भी डिविडेंड मिल रहा है। ये 5,000 शेयर मैंने खरीदे 21-22 में, पर मेरे खरीदने के पहले का पीरियड था 2021, तो इसे कहेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ये शेयर्स पे डिविडेंड, ये शेयर्स तो मेरे पास पहले से थे, ये तो 21-22 में भी थे, 2021 में भी थे, तो इन शेयर्स पे जो डिविडेंड मुझे मिल रहा है वो तो मेरे एक्वायर करने के बाद के पीरियड का ही मिल रहा है, पर ये शेयर मैंने एक्वायर कब करे, 21-22 में, और एक्वायर करने के पहले प्री एक्विजिशन 20-21 का डिविडेंड मुझे मिल रहा है। तो ध्यान से समझें, जब भी किसी सिक्योरिटी पे आपको, जिस दिन आपने एक्वायर की उसके पहले से
के पीरियड का अगर आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ मिल रहा है, वो कहलाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, तो वो इनकम नहीं माना जाता, उससे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदे थे मान लीजिए 1000 रुपए के, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक, अब डिविडेंड मिला मान लीजिए, तो एंट्री होगी 100 रुपए का डिविडेंड मिला, एंट्री होगी बैंक टू डिविडेंड, डिविडेंड टू P&L। लेकिन अगर ये डिविडेंड मेरे को बोला जा रहा है कि ये प्री एक्विजिशन है, मतलब मैंने जब ये शेयर खरीदे थे ना, ये 100 रुपए का डिविडेंड उसके पहले वाले पीरियड का मुझे इसलिए मिल गया क्योंकि आज शेयर मेरे पास है और आज कंपनी डिविडेंड दे रही है, तो फिर ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक टू डिविडेंड। पहले तो इनकम माना पर ये P&L में नहीं जाएगा। अगली एंट्री होगी डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट, तो 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो अब इन्वेस्टमेंट 900 रुपीज का हो गया। कहने का मतलब है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड इनकम है, P&L में जाएगी, लेकिन प्री एक्विजिशन डिविडेंड से कोई इनकम ना मानते हुए असेट की कॉस्ट, आपको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम करनी होती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात यहां पर हमने सीख ली। अब ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है, इन्वेस्टमेंट कितने तरह के हैं, कॉस्ट कैसे निकालना है, बैलेंस शीट में कैरी करना है किस पे, वो हम देख चुके हैं। और अब इन्वेस्टमेंट को अगर हम बेचते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हमने बात कर ली, डिस्पोजल, तो इन्वेस्टमेंट हम बेचेंगे तो बेचने पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस हमेशा 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 P&L में जाएगा। प्रॉफिट लॉस निकलेगा कैसे, इन्वेस्टमेंट की आपको बुक वैल्यू देखनी पड़ेगी, यानी कैरिंग अमाउंट, मतलब वो बुक में कितने पर है आज बेचने वाली डेट पर, से 90 रुपीज पर है, और उसको बेचा हमने कितने में, से सेल वैल्यू उसकी है 112 रुपए, लेकिन बेचने में कुछ खर्चे हो गए 2 रुपए के, तो नेट डिस्पोजल वैल्यू बोलते हैं इसे, नेट डिस्पोजल वैल्यू, नेट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट पर, बेचने पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस हमेशा P&L में जाता है, लेकिन बेचने का प्रॉफिट लॉस निकलता कैसे है, इन्वेस्टमेंट की नेट डिस्पोजल वैल्यू देखनी है कि आपको ने बेचा 112 में था पर बेचने में खर्च हो गए 2 रुपए, तो नेट आपके हाथों में कितना है 110, और वो थे कितने के 90 के, तो 20 का प्रॉफिट हुआ। या मान लीजिए वो 95 में बेचे लेकिन 6 रुपए का बेचने में खर्च हो गया, तो नेट मिला 89, तो फिर इस केस में 1 रुपए का लॉस हो गया, तो वो P&L में जाएगा। ठीक है, और हर बैलेंस शीट डेट पर आपको देखना है कि इन्वेस्टमेंट कौन सी कैटेगरी का है। पिछली बैलेंस शीट पे वो करंट थे, लेकिन मैनेजमेंट अब कह रहा है कि इसे रखेंगे, बेचेंगे नहीं, तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या पास होगी, लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट डेबिट और करंट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, उसका क्लासिफिकेशन चेंज होगा। तो करंट इन्वेस्टमेंट किस पे क्रेडिट होगा, जिस वैल्यू पे वो बुक्स में है उस पर, और लॉन्ग टर्म डेबिट किस पे होगा, तो उसी इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर देखना पड़ेगा, डिफरेंस जो भी आएगा वो P&L में जाएगा। एंट्री पहले सोचिए, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म थे अब करंट में आ रहे हैं, तो एंट्री होगी करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म वाला जिस भी वैल्यू पे बुक में होगा वो क्रेडिट हो जाएगी, पर उसे अब वो करंट वाला डेबिट किस पे होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर पर। और अगर पहले वो इन्वेस्टमेंट करंट था और अब उसको हम लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एंट्री होगी लॉन्ग टर्म अकाउंट डेबिट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट टू करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट वाला क्रेडिट उसी वैल्यू पे होगा जो बुक में वैल्यू की, जाने वाली एसेट हमेशा बुक वैल्यू पे क्रेडिट होती है, और ये जो आने वाली जो लॉन्ग टर्म मानेंगे वो डेबिट होगा कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये याद कर लें आप। और इनका जो डिफरेंस अगर आता है तो वो P&L में जाएगा। और इस पर मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें मैंने एग्जांपल के साथ समझाया है, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो और क्लैरिटी बढ़ जाएगी आपकी एग्जांपल को लेकर। चलिए, तो ये भी हो गया। डिस्क्लोजर तो P&L में होता है, बैलेंस शीट में होता है, नोट्स टू अकाउंट में होता है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स में होता है। तो बस इनकम जो होगी वो P&L में डिस्क्लोज होगी, और जो एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है, वो बैलेंस शीट में एज एसेट डिस्क्लोज होंगे, और कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर वो अलग अलग लेनी है आपको, मतलब हर कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट की अलग लेनी है, जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, तो ऐसा नहीं सबके एक साथ कॉस्ट निकाल ली, सबकी एक साथ फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, नो, हर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट अलग, फेयर वैल्यू अलग, सबका विच एवर इज लोअर अलग अलग लेना है। इन्वेस्टमेंट शेयर में हो सकते हैं, डिबेंचर में हो सकते हैं, गोल्ड में हो सकते हैं, सिल्वर में हो सकते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट की इनकम P&L में जाएगी, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होंगे, और रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपको आपने इन्वेस्टमेंट को किस किस में क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, कोटेड और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट का जो है आपको एग्रीगेट अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कितनी लिस्टेड कंपनी के शेयर डिबेंचर है, कितने अनलिस्टेड के हैं।
तो ये नॉर्मल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन करते वक्त जरूर आप ध्यान रखेंगे कि सवाल में जब भी आप इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी खरीदते हैं, ये पूरा टॉपिक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कंपनी शेयर डिबेंचर इशू कर रही है उसकी बुक्स नहीं देख रहे हैं, जो व्यक्ति खरीद रहा है इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट उसके लिए है जो कंपनी खरीद रही है, ये जो कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टर खरीद रहा है। तो जब भी आप कोई इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी खरीदते हैं, से आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे, तो डिबेंचर आपने खरीदे, ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक वो तो एंट्री मान लीजिए वो डिबेंचर जो है 150 रुपए के हैं, तो डिबेंचर टू बैंक तो नहीं है। लेकिन मान लीजिए जिस कंपनी के डिबेंचर आपने खरीदे हैं वो और 6-6 महीने में इंटरेस्ट देती है, तो अब मैं डिबेंचर आपसे खरीद रहा हूं और इंटरेस्ट 6-6 महीने में मिलता है, तो अब आपके पास वो 2 महीने थे, है ना, और उसके बाद मैंने खरीदे, तो 4 महीने मेरे पास रहेंगे, तो मुझे कायदे से 4 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी किसको देगी? जिस दिन डिबेंचर 6 महीने पूरे उस दिन डिबेंचर मेरे पास है, तो मुझे ही पूरे 6 महीने का मिलेगा। तो कहने का मतलब ये, मुझे 6 महीने का मिलेगा पर मुझे मिलना था 4 ही महीने का, तो मैं 2 महीने जब आपसे खरीदूंगा तो 2 महीने का इंटरेस्ट पे करूंगा, तो उसे हम कहते हैं, ध्यान से समझिए, इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे जब भी आप इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी ओपन मार्केट से खरीदते हैं तो आप इंटरेस्ट पे करके खरीदते हैं। तो इंटरेस्ट पे करके अगर आप खरीद रहे हैं तो वो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, ठीक है ना। आपने मान लीजिए इंटरेस्ट पे किया, 1 महीने का इंटरेस्ट मान लो 10 रुपए का है, 6 महीने का 60 रुपए का इंटरेस्ट है सपोज, तो 2 महीने का आपने पे किया 20 रुपए, आपको मिलेगा पूरे 6 महीने का, तो 20 रुपए आपका एक्सपेंस हो जाएगा और 60 रुपए आपकी इनकम, तो नेट आपकी इनकम 40 रुपए ही आएगी, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है, पहली बात तो ये कि इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट टू बैंक। मिलने की एंट्री क्या होगी? बैंक टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम पीएनएल में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये बात ध्यान से, कि एक तो ये कि इंटरेस्ट का अकाउंट आप अलग बना लें, पर हमारे आईसीआई के मॉड्यूल का जो प्रेजेंटेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही डेबिट क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट और डिविडेंड के कॉलम आप बना देते हैं। तो आप अलग से बनाएंगे तो भी इफेक्ट वही रहेगा, उस कॉलम अलग बना देंगे तो भी उसी में कॉलमनर फॉर्म में आप बना सकते हैं। और यहां पर मेन बात मैं क्यों बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए 150 के आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे, 20 रुपए इंटरेस्ट पे किया, तो प्राइस हो गया 170। तो अगर एग्जाम में ये प्राइस दिए तो इसको कहा जाएगा एक्स इंटरेस्ट, और ये प्राइस दिए तो इसे कहा जाएगा कम इंटरेस्ट। प्राइस कम इंटरेस्ट हो एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो 2 महीने का आपको देना ही है, पर एग्जाम में एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो बढ़िया है। कैसे? कि इसकी, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट टू बैंक किसकी एंट्री करनी है? इन्वेस्टमेंट वाले अमाउंट की, और इंटरेस्ट टू बैंक की एंट्री होगी 20 रुपए से इंटरेस्ट वाले अमाउंट की। तो अगर एग्जाम में 170 भी दे रखा है कम इंटरेस्ट, तो भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अलग करना पड़ेगा। तो कम इंटरेस्ट हो या एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो 20 रुपए ही रहेगा। बस अंतर यह कि कम इंटरेस्ट का मतलब है उसमें इंटरेस्ट शामिल है, और एक्स इंटरेस्ट का मतलब है उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये 170 दे रखा है तो भी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक 150, इंटरेस्ट टू बैंक 20, और एक्स इंटरेस्ट दे रखा है तो अलग अलग दे ही रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो भी एंट्री 150 की इन्वेस्टमेंट टू बैंक और 20 की इंटरेस्ट टू बैंक होगी, ठीक है। और एक और बात यहां पे ध्यान रखें कि आपके पास राइट है, राइट शेयर्स खरीद लिए आपने, ठीक है, तो राइट शेयर खरीदे तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू बैंक। जो भी प्राइस आप पे करोगे लाने का खर्चा कॉस्ट पे जुड़ जाएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुन ले। राइट अलग, राइट शेयर्स अलग, ठीक है। आपने शेयर खरीदे इन्वेस्टमेंट टू बैंक, शेयर बेचे डिस्पोजल, राइट शेयर खरीदे इन्वेस्टमेंट टू बैंक, राइट शेयर बेचे वो डिस्पोजल है, प्रॉफिट लॉस पीएनएल में जाएगा। बोनस शेयर खरीदे इन्वेस्टमेंट टू बैंक 0 रुपए से, बोनस शेयर फ्री है, नंबर बढ़ेंगे केवल, लेकिन जो है जब बेचोगे आप तो वो डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपने राइट शेयर नहीं, राइट है आपके पास, राइट खरीदते नहीं है, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे तो ही आपको अधिकार है कि आपको नए शेयर आप ले सकते हो, कंपनी जब भी इशू करेगी आपको प्रायोरिटी देगी सस्ते में, तो ये अधिकार है। तो राइट आप खरीदते नहीं हो, राइट आपके पास होता है, तो राइट की कॉस्ट जो होती है वो नील होती है, और ये राइट मैं किसी और को दे रहा हूं कि भाई तेरे को बेनिफिट होगा, ले ले मेरे नाम से सस्ते में, तो आप उससे कुछ चार्ज कर सकते हो। तो आपको सेल ऑफ राइट, राइट अलग, राइट शेयर अलग। तो राइट शेयर बेचना है ना, शेयर बेचना ही है, लेकिन ये सेल ऑफ राइट का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अब मेरे पास राइट था सस्ते में शेयर खरीदने का, मैंने या तो कुछ खरीदे, कुछ का राइट आपको ट्रांसफर कर दिया, और मैंने कहा भाई तुमको बेनिफिट हो जाएगा, मेरे नाम से जाके शेयर ले लो और मेरे को तुम 1000 रुपए दे दो।
तो मैं एंट्री पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट एंड सेल ऑफ राइट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। मतलब सेल ऑफ राइट की इनकम पीएनएल में जाएगी। लेकिन 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 इसका एक पॉइंट समझ लें, इस पर भी सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं। और मैं यहां थोड़ा सा समझा दूं कि अगर मैंने कोई शेयर खरीदे थे, उसी वक्त कंपनी ने बोला था कि भैया आपको कम राइट है, मतलब एक दिन राइट शेयर जरूर मिलेंगे, और जिस दिन कंपनी ने मुझे राइट दिया कि अमित जी अब आप ये शेयर खरीद सकते हो सस्ते में, मार्केट में तो हम ज्यादा में दे रहे हैं, आपके पास राइट है, आप सस्ते में ले लो, से 1000 शेयर पहले थे और 1000 शेयर का ही राइट है मेरे पास, राइट है, अधिकार है। तो जैसे ही वो अधिकार मुझे मिलेगा वो शेयर हो जाएंगे एक्स राइट। क्या हो जाएंगे अब? एक्स राइट। सुनिए ध्यान से, ये 1000 शेयर मैंने 1,20,000 में खरीदे थे, अब ये उस दिन की वैल्यू थी, लेकिन अब ये 1000 शेयर मान लो 96,000 के रह गए। सर ऐसा क्यों? एक्स राइट होने से इनकी वैल्यू गिर गई। सर मतलब, अरे किसी भी चीज के साथ बेनिफिट होता है अटैच तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मैं एक ढाबे में रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, तो वहां पर भैया दाल फ्राई 90 रुपीज की थी, अंदर वाले कमरे में एसी लगा हुआ था, वहां देखा तो मेन्यू में वही दाल फ्राई 100 रुपए की थी। बोले भैया एसी है, एसी रूम के चार्जेस ज्यादा है। मैं फ्लैट लेने गया, एक ही फ्लोर पे 2 फ्लैट, सेम फ्लैट थे, एक 10 लाख का था, एक 12 लाख का था। मैंने कहा भाई 12 का क्यों? बोले इसका गार्डन फेसिंग है, स्विमिंग पूल फेसिंग है। तो बेनिफिट जुड़ता तो वैल्यू बढ़ती है, और बेनिफिट नहीं रहता तो वैल्यू कम हो जाती है। तो जैसे ही जब कम राइट था तो शेयर 1,20 में था, पर अब वही 1000 शेयर पुराने वाले एक्स राइट होते ही 96 के रह गए, तो मुझे 24,000 का लॉस हुआ। तो ये लॉस पीएनएल में चला जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है? और मान लो ये 1000 शेयर का राइट, सपोज मैं अमाउंट कुछ भी ले लेता हूं, चलो 24,000 नहीं लेते, 120 है ना, ये मान लो 1,16,000 के रह गए, ज्यादा नुकसान हो रहा था, डर सकते हैं लोग। 4,000 रुपए का लॉस हो रहा है, तो वैसे तो लॉस पीएनएल में जाना चाहिए, लेकिन जिन हजार पुराने 1000 शेयर पर वो कम वैल्यू क्यों हो गई? उनकी मार्केट वैल्यू कम इसलिए हो गई क्योंकि वो कम राइट से एक्स राइट हुए, केवल इसी कारण से हुआ, और भी किसी कारण से वैल्यू कम हो सकती थी, लेकिन नहीं, कम राइट था और एक्स राइट होने से उसकी वैल्यू गिर गई है। और ये राइट हमने बेचा, हमने राइट शेयर लिए ही नहीं, मान लो हम राइट शेयर बेच रहे हैं, राइट बेच रहे हैं, हमने राइट बेचा, तो राइट बेच के हमको सपोज 6,000 रुपए मिले। तो एक तरीका तो ये है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट टू पीएनएल 6,000 इनकम, और ये जो लॉस हुआ 4,000 का पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, नेट इफेक्ट पीएनएल पे 2,000 जाएगा। लेकिन एज 13 कहता है कि जब भी आपने शेयर कम राइट बेसिस खरीदे थे, मतलब उसी दिन आपको अधिकार मालूम था कि आपको राइट मिलेगा, और अब वो शेयर एक्स राइट हो गए, और एक्स राइट होने की वजह से उसको लॉस हुआ है, तो वो लॉस को पीएनएल में डेबिट ना करते हुए उसे सेल ऑफ राइट की इनकम से एडजस्ट करना है। तो इस 6,000 की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट 6,000, फिर इसकी एंट्री होगी सेल ऑफ राइट अकाउंट डेबिट 4,000 टू इन्वेस्टमेंट 4 से कम हो गए पुराने वाले, और अब सेल ऑफ राइट क्रेडिट हुआ 6 से, डेबिट हुआ 4 से, तो 2,000 का जो सेल ऑफ राइट है वही पीएनएल में जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो सेल ऑफ राइट कुछ भी नहीं दिया तो पीएनएल में जाएगा पूरा का पूरा, लेकिन अगर कोई शेयर कम राइट खरीदे थे और वो एक्स राइट होने की वजह से उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, तो उस राइट को बेचने पर होने वाली इनकम से जितना भी अमाउंट है आपको उतने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करना है, वो लॉस उससे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो बस यही एस 13 का एक शॉर्ट रिवीजन हमने कर लिया है। क्वेश्चंस आप करें, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट भी है तो जो हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन चल रहा है उसमें आप डेफिनेटली डाउट्स पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।